बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज है ना। बात समझो, अब शुरू से ही बारीकियां पकड़ने की कोशिश करो। हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे पढ़ाना है उसके बेसिक्स देखने हैं हमारे को। सबसे पहले देखिए आप लोग, इंग्लिश इंग्लिश है क्या? इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट और इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज है, इसलिए आप देखना रीट में अपने इसको लैंग्वेज के रूप में रखते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज क्या होती है? व्हाट इज अ लैंग्वेज? Yes, exactly. A medium to express your feelings, your thoughts, your thinking, your ideas. It is known as language. You can express your views, your ideas by any language. Hindi, English, Sanskrit, Hebrew, whatever you know, you can express your views. If you don't know the language script, you can use signs also. साइन की भी एक लैंग्वेज होती है, पीपल कैन अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। आई मीन टू से लैंग्वेज का एक ही पर्पज है, अपने आइडियाज को दूसरों को कम्युनिकेट करना और दूसरे के आइडियाज को समझ लेना। अगर आपके पास शब्द नहीं है तो कई बार लोग इशारों से भी काम चलाते हैं और लोग बाद में एक दूसरे को दोष भी देते हैं कि साहब मैंने तो तुम्हें इशारा दिया था, अब तुम समझे ही नहीं तो मैं क्या करूं। मैं तो क्या कोई बोलती थोड़ी मुंह से, इशारा दे सकती थी, मैंने दिया, तुम समझे नहीं। तो क्या इशारों की भी भाषा होती है क्या? होती है, क्योंकि उनसे भी आप अपने मन की बातें किसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लैंग्वेज है इंग्लिश, और कोई भी लैंग्वेज, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी लैंग्वेज का एक ही काम होता है, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना, ठीक है ना। अपने थॉट को एक्सप्रेस करना, अपने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, इट इज नॉन एज लैंग्वेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज है, और हर लैंग्वेज की ना एक ग्रामर होती है, एक सिंटैक्स होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसके कुछ वोकैब होती है, एक सिस्टम होता है। क्या वो इंग्लिश में भी है? सब कुछ इंग्लिश में है क्या? है। और इंग्लिश ना एक बहुत अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है। इसके लिए कहते हैं कि इंग्लिश ना, आपको ध्यान है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब मेरा आपसे एक पॉइंट मैं बात करना चाहूंगा कि इंग्लिश का भारत में स्टेटस क्या है? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया? अब जिस जगह आप हैं वही बात है कि क्या ये सेकंड लैंग्वेज है, क्या ये फर्स्ट लैंग्वेज है, क्या ये लिंगुआ फ्रैंका है, क्या ये ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज है, क्या ये फॉरेन लैंग्वेज? मैंने आपको 5-6 ऑप्शंस दे दिए। क्या होती है सेकंड लैंग्वेज ज्योति जी? आई होप मेरे पेट में दर्द नहीं होगा। होगा? और ये मैं बिना पूछे मैंने शुरू कर दिया। बैड मैनर से मैंने कहा था वहां लेके आओ, पर इधर से आवाज आ गई कि आना है। ऐसा, ठीक है, फिर कभी है। विकास आ गए क्लास में, नमस्ते विकास। नीचे क्या लिखा है इन्होंने, सुरभि? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। हर लैंग्वेज का दो पर्पज जरूर होता है, एक तो कम्युनिकेशन और एक एक्सप्रेस करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना। ज्योति तुम कुछ कह रही थी बेटा, बोलो। क्या अंतर है फर्स्ट लैंग्वेज में सेकंड लैंग्वेज में? आप जो कह रही हो बात तो ठीक है, आप लोग, हाँ बता दो। अब हिंदी बोल रही, इंग्लिश क्या बोल रही हैं? बोलो। शाबाश, बहुत अच्छा वर्ड बोला आपने। रीट में क्वेश्चन आया इसके ऊपर।
ये पॉइंट मैंने लिखा है इस नोट्स में अपने। तो ना अर्जित की जाती है, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड होती है। और जन जान होती है आपको इननेट होती है, इनबॉर्न मिलती है आपको अपनी फैमिली में, आसपास, बिना किसी एफर्ट के आप सीख सकते हैं। इसको फर्स्ट लैंग्वेज को, इसको इधर क्या चाहिए, इंग्लिश की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या आप? अच्छा, ठीक है। हाँ, और क्या है 4-5? अच्छा, बताइए। उनको बिना जाने भी आप मदर टंग सीख सकते हैं। उसकी कोई प्रॉपर फॉर्मल क्लास भी नहीं होती, तो इसके लिए आपको पढ़ने नहीं जाना होता। आप जो अपने गांव की लैंग्वेज बोलते हैं, काई छू कड़े जा रही छू, ये कहीं सीखने जाते हो क्या आप लोग? ये अपने आप सीख जाते हो? अपने आप सीख जाते हो। और कुछ चंचल पता है आपको उसके बारे में, सुरभि जी? अच्छा, फॉरेन लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है? बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। बोलिए, पढ़ाई की बातें सुनता हूँ मैं। बोलिए। विकास, आप बताना चाहें फॉरेन लैंग्वेज में और सेकंड लैंग्वेज में डिफरेंस बताइए। सबको, भारत में सबको इंग्लिश आती है। क्लास में जो होती है बेचारे को नहीं आती। फिर सर ऐसा ही मत बोलो है, मेरे को आती है। देखो, देखो लैंग्वेज ना, ये तो आप सही कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, एक्सप्रेशन के लिए यूज होती है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए यूज होती है। और इंग्लिश भी एक लैंग्वेज की विशेषताएं पढ़ लेंगे, जो लैंग्वेज की विशेषताएं होती हैं। अब इंग्लिश है क्या? तो देखो, फॉरेन लैंग्वेज क्या होती है, एक थोड़ा सा एग्जांपल आपने सही दिया था दिगेश्वरी। फॉरेन लैंग्वेज, स्पेनिश फॉरेन लैंग्वेज, जापानी फॉरेन लैंग्वेज, इटालियन फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज। भारत में एक संस्था बनी थी आजादी के आसपास, CIEFL, हैदराबाद में इसका सेंटर था। CIEFL की फुल फॉर्म थी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज। आर यू गेटिंग what I want to share with you? इंग्लिश एंड फॉरेन मीन्स, इनके हिसाब से इंग्लिश अलग स्तर है, उसका लेवल है, और फॉरेन लैंग्वेज का लेवल अलग है। एक्चुअली फॉरेन लैंग्वेज वो होती है ए लैंग्वेज ऑफ अ फॉरेन कंट्री विच वी यूज which we use to communicate with the citizens, the people of that country. We learn only for that purpose. कभी हम इटली जाना पड़े, उन लोगों से बात कर सके, या कोई इटली का हमारे यहाँ पर आए तो हम उनसे बात कर सके। जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, आमेर से, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ना फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं। मेरा एक कजन बहुत अच्छी रशियन जानता है, और उसने उसी वजह से रशियन एम्बेसी में काम किया, वो जेनपैक्ट में काम किया रशियन लोगों से बातचीत करने के लिए, और फिर वो इंडियन नेवी में का सिलेक्शन हो। हमारे इंडियन नेवी के बहुत अच्छे रिलेशन है रशिया से। हम बहुत सारे जो ये बनाते हैं ना, वॉरशिप और ये सब कुछ, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास रशिया से है, खासकर नेवी में। तो इसलिए उसमें चला गया। हमारे वहाँ बहुत अच्छा इटालियन बोलने वाला एक बंदा है, उसका नाम है जिसका, यार ये बहुत अच्छा बोलता है। ऐसे जापानीज मिल जाएंगे बोलने वाले, स्पेनिश, फ्रेंच। मेरे घर में एक मेरा कजन रहता है, कजन तो नहीं एक्चुअली, वो कजन अब हो गया हमारा, इज ब्राह्मण, बट ही हैज बिकम आवर कजन बिकॉज वो कई सालों से हमारे घर पे रह रहा है, छोटे भाई की तरह। आज भी उसको काम दे के आया सुबह सुबह।
तो भाई तो शिवराज ये काम कर देना। वो होटल में काम करता है और ही नोज अबाउट 13 लैंग्वेज, काम चला लेता है हर लैंग्वेज। और ऐसे हमारे अधिकतर लोग कर लेते हैं। लैंग्वेज आप बहुत इजीली सीख सकते हो, है ना, जो बोलने वाली लैंग्वेज हो, काम चल सकता है उससे आप। वो लैंग्वेज कौन सी है? फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश का केवल यही लेवल है क्या? कोई अंग्रेज यहां पर आए तो बात करनी, या कभी हम इंग्लैंड जाए तो बात करनी, या इंग्लिश का उसके अलावा भी इंडिया में यूज होता है? सेकंड लैंग्वेज की डेफिनेशन ये है, ए फॉरेन लैंग्वेज विच इज यूज्ड फॉर ऑल पर्पसेस, जो सभी पर्पस के लिए यूज। और इंग्लिश यहां हमारे सब पर्पस के लिए यूज होती है, पढ़ाई में, घर में, पार्टीज में, ऑफिसेज में, कोर्ट में यूज होती कि नहीं होती। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें ना, तो कई बार ऑल पर्पस के लिए यूज नहीं भी होती। थ्योरेटिकली बात करो तो ज्योति जो कह रही हो बिल्कुल सही बात थी। एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, ऑप्शन दे रखा हो सेकंड लैंग्वेज, टिक वही लगाना है। प्रैक्टिकली कहते हैं कि इट इज मोर देन फॉरेन लैंग्वेज बट लेस देन सेकंड लैंग्वेज। ये सब पर्पस के लिए तो यूज नहीं कर। मान लीजिए आप कहीं चल रहे हैं और चलते चलते आपको अचानक कोई सांप दिखाई दे गया, तो आपका क्या निकला? अरे 12 सांप। अभी अरे 12 है, ये इंग्लिश है क्या? चंचल जी जानते हो, राजा पार की लड़कियां भी जानते हैं इन बातों को। अरे 12 कहाँ का वर्ड है? राजा पार्क एक बहुत शान शान वाली जगह है। हाँ, क्या है? हाँ, बस्सी का वर्ड नहीं, सब जगह का वर्ड है ये, अपने राजस्थानी वर्ड है, राजस्थानी वर्ड है। हाँ, तो समझ रहे हैं आप लोग, वही वर्ड निकलेगा। इसका मतलब सेकंड लैंग्वेज से थोड़ा सा लेवल क्या है इंग्लिश का, कितना भी इंग्लिश बोलने वाला क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं तो अपना मदर टंग आ ही जाएगी। बट फिर भी आप मोर एंड लेस इसको क्या मानेंगे? सेकंड लैंग्वेज मानेंगे। एक होता है ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज, आप ही देश की कोई ऐसी भाषा जो आप इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सब लोग वो लैंग्वेज नहीं जानते, ऐसे लिंग्वा फ्रैंका होती, कॉमन कॉमन लैंग्वेज। आप राजस्थान से तमिलनाडु गए, वहां के लोग तमिल बोलते हैं या फिर इंग्लिश बोलते हैं। आप राजस्थानी हैं, या तो आप मारवाड़ी बोलते हैं अपने गांव की लैंग्वेज, या फिर आप हिंदी बोल सकते हैं। अब वहां आप कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते। आप कब कम्युनिकेट कर सकते हैं? तमिल जानो या इंग्लिश जानो। हमारे यहाँ के लोग जो अब इंग्लिश बोलने लगे, वो वहां पे क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इंग्लिश इस पर्पज के लिए अगर यूज होती है एक ही देश में अलग अलग लोगों से बातचीत करने के लिए, तो फिर उसको लिंग्वा फ्रैंका कहते हैं। लिंग्वा फ्रैंका मतलब एक लैंग्वेज जो कॉमनली यूज होती है क्योंकि वहां डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग होते हैं। ये 4-5 तरह के लेवल हैं, फॉरेन लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज, या फिर लिंग्वा फ्रैंका। भारत में इंग्लिश का कौन सा लेवल है? सेकेंड। और उसको क्यों अपनाया गया है इंडिया में? बहुत बात हुई थी। भारत, आपको ध्यान होगा, अच्छा भारत में इंग्लिश कौन लेकर आया? इंग्लिश कौन लेकर आया? क्वेश्चन बनता है। अंग्रेज लेकर, सी बात है, अंग्रेज लेकर आए, इंग्लिश कौन लेकर आएगा, है ना। और उसमें भी जो अपनी शिक्षा पद्धति है ना, उसमें लॉर्ड मकॉली, इसका नाम चेक कर लेना आप, लॉर्ड मकॉली, तो मैकाले नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? मकॉली। स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लेंगे हम लोग। लॉर्ड मकॉली ने भारत में इंग्लिश को लेकर आया, ठीक है ना। और मतलब कहते हैं ना कि आज तक भी भारत में मैकाले वाली इंग्लिश चल रही है, प्रोनाउंस इंग्लिश में मकॉली है, आज तक वो चल रहा है। 1886 के आसपास ये लेकर आया था इंग्लिश, और आज तक भी इंडिया में वही पद्धति चल रही है, उसी तरह से लोग पढ़ा रहे हैं। अब देखो पूरी बात, पहली क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मकॉली लेकर आया, क्या पर्पस था लाने का इंग्लिश? भारत में अंग्रेजों का शासन हो गया था 1757 में ही, प्लासी का जब युद्ध हुआ उसके बाद से अंग्रेजी शासन यहाँ स्थापित होना शुरू हो गया था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी आ गई थी 1886 के आसपास, 1836 के आसपास आई थिंक,
3686, तो उसके आसपास लॉर्ड मकोली ने ये शिक्षा पद्धति स्कूलों में लागू कर दी। अब हमारे भारत के लोगों को इंग्लिश सीखनी, क्यों सीखनी होगी? क्योंकि अंग्रेजी शासन हो चुका है, सारे काम करने के लिए अंग्रेज तो आएंगे नहीं, भारत के लोगों को भी काम करवाना पड़ेगा, और वो अंग्रेजों से बात कैसे करेंगे? और बात तो मत करो, चले बात तो नहीं करनी हमारे को। हमारा पर्पस था, अंग्रेजों का पर्पस था यहाँ पर क्लार्क बनाना, क्लार्क बनाना, बाबू बनाना था, ठीक है ना? अब वो जो बाबू बनाने के लिए, बाबू क्या काम होता है, क्लार्क का क्या काम होता है? नहीं, वो तो अकाउंटेंट होता है। क्लार्क होता है पढ़ाई, जैसे आपका कोई, आपने कोई जवाब दिया, लेटर दिया, उस लेटर को पढ़ के समझ जाए और उसका जवाब लिख करके दे। ऑफिशियल काम संभालता है क्लार्क। अब उसमें अकाउंटेंट मान लो, सारे काम मान लो, वो बनाने थे जो अंग्रेजों से लिखा पढ़ी कर सके, मतलब अपनी बात उनको कह सकें लिख करके। वो कोई लेटर उधर से आया तो ऑफिस में ये होता है, लेटर आते हैं, लेटर जाते हैं, ये होता है, उनका जवाब दे सके वो और लिख सके, ये सीखना। इसलिए इंग्लिश सिखाने का जो पर्पस था हमारे यहाँ, वो था राइटिंग और रीडिंग। राइटिंग और रीडिंग, भाई लिख सके अंग्रेजी में, और अंग्रेजों से लिखा हुआ कोई लेटर आ जाए तो उसको पढ़ के समझ सके, ये पर्पस था रीडिंग और राइटिंग, दैट्स इट। और इस पर्पस के लिए भारत में इंग्लिश पढ़ाने का तरीका, जो विधि, जो मेथड शुरू किया गया, वो किया गया ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड। ये मेथड शुरू, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसमें क्या किया मैकॉली ने, क्या निकाला तरीका, कि बच्चों को ग्रामर के सारे रूल रेगुलेशन पढ़ा दिए जाएं, याद करा दी जाए, खूब प्रैक्टिस करें। क्या आपके स्कूल में आज भी ग्रामर पढ़ाई जाती है? सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, जो अच्छे टीचर हो तो पढ़ाते ही हैं, अब वो इनको भी नहीं अपनाते, बात अलग है। और जो इंग्लिश की बुक्स होती है, उनकी एक एक लाइन को क्या करते हैं, वो ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश से हिंदी, और आपको सिखाते हैं हिंदी से इंग्लिश लिखाना। एक लाइन लिखवाते हैं, उसकी ट्रांसलेट करवाते हैं, फिर लिखवाते हैं, फिर। बात कर रहा हूं हिंदी मीडियम स्कूल से, इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात नहीं कर रहा। ग्रामर और ट्रांसलेशन, इन दो तरीकों से इंग्लिश सिखाई जा सकती है। ये तरीका अपनाया गया, सबसे पुराना तरीका, ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज ग्रामर ट्रांसलेशन, अंग्रेज लेकर आए। और इससे क्या तैयार हो गए, ऐसे लोग तैयार हो गए जिनकी राइटिंग ना आता था उनको और पढ़ना आता। अब इसमें ग्रामर में ग्रामर के रूल्स, वोकेबलरी खूब सिखाई जाती, खूब रटाई जाती है, खूब याद कराई जाती है, ताकि आप ग्रामर और वोकैब को यूज करके क्या कर सकें, ट्रांसलेशन। आपके मन में जो हिंदी के विचार आ रहे हैं, उनको आप इंग्लिश में लिख करके अंग्रेजों को बता दो, और अंग्रेज जो इंग्लिश में लिख रहे हैं, उनकी वर्ड वोकैब आपको हिंदी पता है उनके, और उनकी ग्रामर पता है, आप उनका हिंदी ट्रांसलेशन अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन, ये पर्पस था। और बढ़िया हम लोग इंग्लिश सीख रहे थे, सब चल रहा था, बहुत अंग्रेजी सीख गए हमारे यहाँ। हमारे जो पुराने दादा परदादा की जो उम्र के लोग हैं ना, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो आज हमसे ज्यादा वोकैब जानते हैं, हमसे ज्यादा ग्रामर के रूल जानते हैं। उनको पढ़ाने वाले तो अंग्रेज खुद थे। अब इसके बाद क्या हुआ, 1947 आया। सुरभि क्या हुआ था 1947 में? युद्ध हुआ था ना। देख रहा, धन्य हो, धन्य धन्य हो। कोई बात नहीं, मैं ऐसी एक्चुअली उम्मीद कर रहा था कि ऐसा कोई उटपटांग जवाब आएगा, और मेरी उम्मीद तो पूरी खरी उतरी है। और ये बेइज्जती नहीं है, देखो मैं सोच के नहीं आता कि ये बात ऐसे बोलेगी और मैं इसकी बेइज्जती करूँ, है ना? आप इसको बेइज्जती मत मानना, ये क्लास का फ्लो है, फ्लो में जवाब गलत सही हो जाते हैं, तो गलत मत मानना। भारत इंडिपेंडेंट हो गया, आजाद हो गया, भारत आजाद हो गया, ठीक है ना? आजाद होने के बाद अंग्रेज आने, आप इस पे हंसना चाहते हैं, हंस नहीं। देखो आप विकास, तुम कह रहे हो आजादी मिली है, और हमारे एक यहाँ स्टूडेंट बोल रही है कि कोई बहुत बड़ा युद्ध हुआ था शायद, या शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ हो। चलो कोई नहीं सुरभि, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, है ना? वो कहते हैं ना कि इंग्लिश में कहावत है कि
ये दो चीजों का मिलन बहुत मुश्किल है, दिमाग भी हो और साथ में आप लड़की भी हो, ऐसा कम कम चांस होता है, ठीक है ना, कम चांस होता है। और आप उस कहावत को आपने चरिता पानी मत पिला सो तो डूब के मरेगी तब दे दे तो पानी थोड़ा चुल्लू उल्लू में। अच्छा इसलिए गलत हो गया, कोई बात नहीं। अब ज्यादा मजे मत लो उसके, ठीक है ना। हाँ, इधर आ जाओ आप। 1947 में भारत क्या हो गया, आजाद हो गया। अब सुनो, अंग्रेज जाने वाले थे, इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा को भी इंग्लिश बोलते हैं और अंग्रेज लोगों को भी। तो जब अंग्रेज जा रहे हैं, द इंग्लिश आर गोइंग, डिमांड उठी अधिकतर लोगों में कि जब अंग्रेज जा रहे हैं तो इंग्लिश भी चली जानी। और लोग आज तक बोलते हैं, जब हम कोई पढ़ते हैं, हमारे को दोस्त मिलता है कि देखो साहब अंग्रेज चले गए और इनको छोड़ गए, तो औलादे छोड़ गए, बोलते नहीं बोलते, सुनने को मिलता है कई बार हमारे कुछ डायलॉग, अंग्रेज चले गए उनकी औलाद छोड़ गए, मतलब इंग्लिश छोड़ गए। और खूब विरोध हुआ कि यार इंग्लिश यहाँ से ही, कई लोगों ने विरोध किया, लगभग लोग तय भी हो गया। महात्मा गांधी ने भी ये कहा कि हमें अपनी स्वभाषा हिंदी भाषा को अपनाना चाहिए। लेकिन फिर कुछ लोगों ने विरोध किया, इसमें एक तो पंडित नेहरू थे, उन्होंने कहा भैया इंग्लिश तो रहनी चाहिए, इंग्लिश इज द विंडो, इंग्लिश इज द विंडो टू वेस्टर्न वर्ल्ड, पश्चिमी दुनिया को देखने की खिड़की ये इंग्लिश। अगर आपको पश्चिमी दुनिया जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूरोप अमेरिका, उनके लोगों से कम्युनिकेट करना है, आपसे बातचीत करनी है, उनकी साइंस को समझना है, उनकी आपको एस्ट्रोलॉजी को समझना है, उनके आपको टेक्निक्स को समझना है, वो सारी किताबें तो किसमें लिखी हुई है, इंग्लिश में लिखी हुई। कैसे समझोगे अगर इंग्लिश छोड़ दोगे तो? आज हमारे पास क्या है, और कुछ भी नहीं था हमारे पास, न कोई साइंस डेवलपमेंट थी, न कुछ और था। जो आज हम विकसित जितने हुए हैं उतने नहीं थे उस समय। हमारे पास लड़ने के लिए हथियार नहीं थे, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे अच्छे एग्रीकल्चर के, हमारे पास स्पेस मिशन का कोई काम नहीं था, सब बाद में सीखे हम लोग। अगर इंग्लिश चली जाती आज भारत इस स्थिति में नहीं होता। पंडित नेहरू और ऐसे कई लोग मानते थे, और सही भी है, कहीं ना कहीं बात इंग्लिश का योगदान रहा है, इसने रोका। इसके अलावा डॉक्टर राधा कृष्णन, उन्होंने भी ये कहा इंग्लिश शुड बी रिटेन एज अ लाइब्रेरी लैंग्वेज, इंग्लिश शुड बी एज अ लाइब्रेरी लैंग्वेज। बोलचाल में यूज मत करो, भले ही मत करो, बट लाइब्रेरी लैंग्वेज के रूप में यूज। लाइब्रेरी लैंग्वेज मतलब जो लाइब्रेरी के अंदर अच्छी बुक्स हैं, भले ही वो साइंस की हो, कॉमर्स की हो, फिलोसफी की हो, साइकोलॉजी की हो, सारी अच्छी किताबें पहले किसमें थी, इंग्लिश में ही लिखी हुई। ये तो अब ट्रांसलेट हुई हैं सारी, धीरे धीरे करके ट्रांसलेट हो गई सारी, पर उस जमाने में सारी बुक्स इंग्लिश में ही थी। तो लाइब्रेरी लैंग्वेज के रूप में इसको रहना चाहिए, ताकि हम इंग्लिश को समझ सकें, पढ़ सकें, किताबों में भरे ज्ञान को हमारे दिमाग में ला सकें, और एग्जाम जब हो तो उसको पेपर में लिख सकें। ये तय हुआ और इनकी बातें मानी गई और इंग्लिश को बाहर रख लिया। और ये माना गया कि जो फर्स्ट लैंग्वेज तो आपकी मदर टंग हो जाएगी, उसको आप सेकंड लैंग्वेज के रूप में, ठीक है ना, सेकंड लैंग्वेज का दर्जा मिल गया इंडिया में इसको, और रह गई। अब क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे ये मान लीजिए 1990 के आसपास, या थोड़ा उससे पहले चलें तो 1970 के आसपास, अपने भारत में आप 1990 के आसपास मान, आज से लगभग 30-40 साल। तो 1970 या 80-90 के पास भारत में ना, और पूरी दुनिया में बल्कि, एक दौर चला ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन का ये क्या चीज होती है, पूरी दुनिया में आपको व्यापार करना, वैश्वीकरण हो गया। भारत के लोग दुनिया के हर देश में जाने लगे, वहां के लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर, हम लोग वहां रहने लगे। मेरी फैमिली के कई कजन्स बाहर रह रहे हैं, कई, मेरे एक बुआ है उनके दोनों बच्चे बाहर, एक अमेरिका में एक सऊदी अरेबिया में, ठीक है ना, और भी कई 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 लोग बाहर रह रहे हैं, जाते आते रहते, हम लोग वहां जा रहे हैं। आमेर में कई बाहर के लोग रह रहे हैं, हमारे पड़ोसी हैं, एक का तो फ्रेंच
लेडी थी, उसका बच्चा तो मैंने पढ़ के गया है। और एक फ्रेंच लेडी क्या है, मेरा कोई छोटा भाई मैंने रखा था घर पे, उनको पढ़ाने आता था हिंदी, मैथ्स और हिंदी। अब ग्लोबलाइजेशन हो, अब ग्लोबलाइजेशन हो गया तो इंग्लिश की जरूरत अब काहे के लिए थी? सारी किताबें ट्रांसलेट हो चुकी हैं, तब हमारी साइंस डेवलप हो गई, तो इंडिया कितनी डेवलप हो गई 1990 तक। तो अब जरूरत नहीं थी किताबों को पढ़ने की इंग्लिश में, अब जरूरत थी कि हमारा बिजनेस बाहर चलता है तो हम लोगों से बातचीत करें, और वो लोग जब यहाँ पर आए, यहाँ के लोगों से बात करें तो वो इंग्लिश बात, इसलिए इंग्लिश सीखना, इंग्लिश की अब जरूरत हो गई कम्युनिकेशन की, जो कि एक लैंग्वेज की प्राइमरी जरूरत होती, कम्युनिकेशन, बातचीत करना, एक्सप्रेस करना। और इसके लिए जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था, पुराना मेथड, अब वो यूजफुल नहीं रहा, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो हमारी ज्योति पढ़कर आई है, सुरभि पढ़कर आई है, चंचल पढ़कर आई है, कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा बहुत उस लेवल से पढ़ के आया, मैं आया हूं उसी स्ट्रीम से। हम लोग इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते इंग्लिश बोलने में जो इंग्लिश में पढ़ के आते हैं थ्रू आउट। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये टसक हमारे अंदर रहती कि नहीं रहती है, यार हम उतने फ्लुएंट नहीं, हम समझ तो जाते हैं अगला क्या बोल रहा है, बट हम उस लहजे में हम बोल भी लेंगे, अपनी बात समझा देंगे, लेकिन हो सकता है हमें सेंटेंस बनाने में 10 मिनट लगे, जब तक अगला आदमी अजमेर गेट पहुंच जाएगा यहाँ से। am I right or wrong? इस चक्कर में टेंशन में हम बोलते भी नहीं, तो उठपटांग निकलेगा, कुछ और बोलेंगे उल्टा सीधा, इससे बढ़िया ना ही बोले। am I right ज्योति? अच्छा है ना ही बोले। तो अब जरूरत थी कम्युनिकेशन, तो तरीके थे ना पुराने, वो गए भाड़ में। अब लोगों को लगने लगा कि भैया कम्युनिकेटिव CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच, इसका पर्पज होता है कम्युनिकेशन सिखाना, मेन पर्पज। उससे पहले और मेथड भी आए, डायरेक्ट मेथड आया, स्ट्रक्चरल मेथड आया, ऑडियोलिंगुअल मेथड आया, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। मेथड बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, बहुत खूबसूरत तरीके से, मजा आ जाएगा आपको, इतना बेहतरीन, मतलब विदाउट बीइंग बोस्टफुल, बट यू विल डेफिनेटली एंजॉय। आपके पास सबसे अच्छे नोट्स हैं, कुछ भी आप एक टॉपिक, उसके ऊपर उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको दिख रहे नहीं दिख रहे, उस नोट से पूरे होंगे, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि इसकी नब्ज हमारे हाथों में है, ये एक्चुअली है क्या। तो CLT शुरू हो गया, नए मेथड शुरू हो गया। अब ये हो गया कि भाई इंग्लिश शुड बी टॉट थ्रू इंग्लिश, इंग्लिश को इंग्लिश थ्रू पढ़ाओ। और CLT तो और कहता है कि भाई पढ़ा दो कैसे, बट इंग्लिश आनी चाहिए बोलने, बस वो गलत सलत बोले, बस बोले इंग्लिश में, बातचीत कर सके अगले आदमी से इंग्लिश में। ये तरीके शुरू, बात समझ में आ रही है आपको? और किसी भी लैंग्वेज का दोस्तों पर्पस क्या होता है, किसी भी एक लैंग्वेज के कोर फंडामेंटल बेसिक स्किल्स, आप खुद इस बात को मानेंगे, और पूरे अगले 15-20 दिन तक हम इस चीज पर टिके रहेंगे, टिके रहेंगे इस पर। कोई भी लैंग्वेज, आप अपने घर की जो लैंग्वेज सीखते हैं, मदर टंग, क्या उसको सीखने के लिए किसी स्कूल में जाते हैं आप, फॉर्मल क्लास लेते हैं क्या आप, या वो अपने एनवायरमेंट से अपने आप ही सीख जाते हो? अपने आप सीख जाते, एनवायरमेंट से अपने आप सीख जाते। कैसे सीखते हैं ज्योति? बोलने से। कैसे बोले कि बच्चा बोलता है, पैदा होते बोलना जाता है क्यों? पहले सुनता है बेटा, ओ 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 1.5 साल, वो आपको सुनता है, पहले बोलो कितना बोलते हो, तुम जो बोलोगे मैं वही बोलू, तुम करौली की लैंग्वेज बोलोगे मैं वो बोल दूंगा, तुम बस्सी की बोलोगे मैं वो बोल दूंगा, तुम पंजाबी बोलोगे मैं पंजाबी बोल, मलयालम बोलोगे मलयालम बोल, इंग्लिश बोलोगे इंग्लिश। एम आई राइट और रॉन्ग? कभी किसी ने आज तक अपनी लैंग्वेज पैदा नहीं, मजे की बात है। और जिन लोगों के कान नहीं है वो बोल नहीं पाए, ये और है, तो जन्म से बहरा होता है वो गूंगा पक्का होगा, जब तक सुनोगे नहीं आप बोल सकते ही नहीं। जरूर है कि 2-4-5 वर्ड कोई आपको सिखा दे, अच्छा टीचर हो, तो ब्लैक मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन सिखा देता है रानी मुखर्जी को, वो अलग बात है? तो पढ़ लेगा वो, बोले कैसे का? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है सिखा।
वो मेहनत पता ना, कोई टीचर अच्छा हो बात अलग है, वो सिखाने की प्रैक्टिस के पास हो तो कर ले। सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए वो सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है। सबसे पहले राइट नहीं बेटा, क्रम क्रम थोड़ा याद रखो। लिसनिंग, लिसनिंग मतलब सुनेगा, खूब सुनेगा, जैसा सुनेगा सब। गाली गलौज सुनेगा तो गाली गलौज भी बोल ले, तो मना भी करते हैं, तुम बोलोगे, अरे बच्चे भी बोल, आदमी बेचारा क्या करे, कभी तो बोलेगा ही। और बच्चा तो तैयार बैठा है सुनने, ऐसे सुनेगा, रिएक्शन करेगा, बोलेगा वो। लिसनिंग, फिर बोल, फिर उसको पढ़ना सिखाना चाहिए, और लास्ट में क्या सिखाना चाहिए, हमारे साथ उल्टा हुआ है, इसलिए हम उल्टी अंग्रेजी सीख गए। हमें सबसे पहले क्या सिखाया गया, हाथ में डाली गई पेंसिल, ठूसा गया जबरदस्ती, और फिर उससे लिखवाया गया, है ना, ऐसे लाइन खिंचवाई गई, एक लाइन ये खिंचवाई गई, एक ये खिंचवाई गई, और क्या बनवाया गया बच्चे से, ए बनवाया। जबकि इसको शुरू में इंट्रोड्यूस करना ही नहीं चाहिए। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि आपको पहले लिखना नहीं सिखाना चाहिए, पहले उसको इंग्लिश सुनाओ। तो बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम होते हैं ना, वहाँ 1-2 साल तो शुरू में बच्चों को पोएम्स, गाने, डांस, इंग्लिश का माहौल सिखाए, लिखना सिखाते ही नहीं है। और जो बेवकूफ माँ बाप है वो शिकायत लेके जाते हैं कि साहब हमारे पड़ोसी का बच्चा देखो आप, हिंदी मीडियम में जाता है, उसको पूरी एबीसीडी आ गई उसको, इस बच्चे को देखो ये आपकी 10,000 फीस दे रहा है महीने की, उसको आज तक वो चीज नहीं आई। व्हाट द हेल यू आर डूइंग। प्रोसेस चल रहे हैं, आप पढ़े लिखे बनो। आप समझो कि कोई भी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड कैन बी लर्न बाय दिस ऑर्डर। दिस इज द साइकोलॉजिकल ऑर्डर, LSRW: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग। ये पहले वो सुनेगा, इनपुट लेगा, इनपुट लेगा, और फिर वो आउटपुट करेगा बोलकर। इनपुट या तो लिसनिंग लेगा या पढ़ करके लेगा, या तो पढ़ के सीखो, जैसे आप ज्योति का सब ऐसे पढ़ा पढ़ा के तो सिखा सकते हैं। और वो बोलेगा बेटा ये कै कै, और हो सकता है वो जवान को पढ़ ले, और ये बाइलेबियल होते हैं, वेल व्हीलर होते हैं, उससे पकड़ ले। कोई ऐसा टीचर हो जो आपको इन ऑर्गन से सिखा दे, तब तो बात है, सिखा सकते हैं, आते ही है, आते ही है। बट कठिन हो जाता है वो ना, कठिन हो जाता है। बट तरीका ये हो तो सही है, ठीक है ना। अब इसमें जहां गड़बड़ होगी वहां दिक्कत, जैसे जीटीएम में क्या करता है वो, रीडिंग और राइटिंग, ये पर्पस था ना, कारक बनाने थे, तो हम ये सीख गए। आप खूब लिखे तो एग्जाम में तो 20 पेज लिखवा ले हमारे एक क्वेश्चन पे, हम लिख देंगे, नहीं आता तो भी लिख देंगे हम तो। एम आई राइट हो रहा हूं, अभी कर ही रहे हैं अपन, खूब कर रहे हैं, नहीं आता तो भी लिख देंगे हम। अच्छा तो क्वेश्चन कोई सा पूछ ले, विकास सही कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन कोई सा ही पूछ ले, लिखूंगा वही जो पढ़कर आया हूं। एम आई राइट हो रहा हूं, तो क्वेश्चन घुमा ले, मैं नहीं घूमेगा, वही लिखेगा। क्लियर है, लायर है। कैरेक्टर लूज था उसका, कैरेक्टर लूज था उसका, क्या था कैरेक्टर उसका। तो रहने, घर पे भी खूब सुनने को मिलता है, अब आप तो रहने दो, क्या ही बोलो, सेम डायलॉग बोल रहे हो। हाँ भी लॉजिकल बात होती है ना, मान लो अगला ही बोलता है रहने दो आप तो क्या ही बोलूं। लिसनिंग, हाँ क्या बात कर रहे थे हम लोग, सबसे पहले सुनो, बोलो, रीडिंग, और फिर राइट, ये आपके चार, है ना, ये बेसिक स्किल्स हैं। और फिर देखो अब हम बात करते हैं आगे, इन स्किल से पढ़ाओगे तो सही सीख जाएगा, इसके अलावा कुछ चलोगे तो, है ना। अब इसके बाद कुछ छोटी मोटी हम बात ये करेंगे कि भाई कौन कौन से हमारे यहाँ इंग्लिश को लेकर के
कौन कौन से कमीशन आए, आपके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है बट क्वेश्चन है यहां से। बेसिक यही है, पहली क्लास पकड़ लेना तो आपको सब समझ आ जाएगा, जीटीएम क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या है, ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या है, सबको यहाँ जोड़ के चलेंगे हम। ये बातें सब ध्यान रखें। और बातों को पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत समझ में आया, शुरुआत हो गई। हम लोग लिटरेचर से हटके अब तो नई चीज तरफ जा रहे हैं। एहसास हो रहा है आप लोगों को, लिटरेचर का लंबा प्रोसेस रहा हमारा, खूब पढ़ लिया हम लोगों ने। ओके, लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहता है लैंग्वेज के बारे में? द यूज बाय ह्यूमंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ साउंड्स। इसमें एक साउंड का सिस्टम होता है, कैसे बोलना है, किस पार्ट से बोलना है, कैसी आवाज आएगी, लंबी आवाज आएगी, छोटी आवाज आएगी, कोई सिस्टम होता है। और वर्ड्स होते हैं टू कम्युनिकेट, ये लैंग्वेज होती है ना, शब्द होते हैं, कुछ साउंड्स होते हैं जिनको आप कम्युनिकेट करने के यूज करते हैं। तो लैंग्वेज इज सिंपल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर व्यूज, आइडियाज, थिंकिंग एंड, यही बोल रही थी आप दिगेश्वरी जी, आपके फीलिंग्स को, आपके आइडियाज को, थॉट्स को एक्सप्रेस करने का, कम्युनिकेट करने का साधन क्या होता है? ये पहली स्लाइड बिल्कुल क्लियर है आप लोगों के, आगे बढ़ते। पर्पस ऑफ लैंग्वेज, पी गरे कहता है कि हर लैंग्वेज का दो ही पर्पस है, कम्युनिकेट करना और एक्सप्रेस। कम्युनिकेट करना और कम्युनिकेट समझते हैं आप? अरे भाई मैं आपसे बातचीत कर सकूं, आप मुझसे बातचीत बता सको। अब जो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम होती है, तुम अपनी पूरी बात बता नहीं पाती हो, एम आई राइट, रुक जाती हो, बीच में बोलना बंद कर देती हो, कम्युनिकेशन नहीं कर पाती। टीचर में प्रॉब्लम हो तो आप क्लास नहीं ले पाओ, इसके लिए बहुत जरूरी है भले वो कम जानता हो, इतना समझा दे कि बस। और आप सारा जान भी नहीं सकते भाई, आपको अपनी बातों को कम्युनिकेट करना, एक्सप्रेस करना आना चाहिए। वो भी एक गड़बड़ है, उससे बड़े बड़े महान लोग मिलेंगे आपको, मैं तो महान, तो मुझसे बड़े बड़े लोग मिलेंगे आपको, और बड़ी पोस्ट के लोग मिलेंगे। हाँ, देखो महान हूं आपकी नजर में, तो मेरी नजर में नहीं रहना चाहिए मैं। और मुझे कई बार तो फील करा देते हो आप लोग, कल परसों विकास ने फील करवा दिया, तो पहले और कई सारे जो बैचेस होते हैं, फील होता है हमारे को। हमारी बात मैंने कह दी कलाम जाकर कल, हमारे वजह कौन है शिकायत बाहर पहुंचा रहा है, हमारी बेइज्जती कर, कौन साहब किसने कह दिया, ये थोड़ी पता हो किसने क्या कह दिया, लेकिन जिसने बोला होगा वो समझ जाएगा यार उसने आज जाके, है? वो आज क्लास में थी। अच्छा, उसके हस्बैंड बता रही थी कि सर आपसे पढ़ने आते तो इसलिए नहीं आए कि आप बहुत पीड़ते, उन्होंने मुझे बताया। और उनका खास दोस्त अभिषेक मेड़तिया, वो मुझसे पढ़ा था, एज भी 90 के आसपास थी, 10th में मैंने उसको मैथ्स, इंग्लिश, साइंस पढ़ाई थी। बाद में 12th साइंस लिया तो फिर वो इंग्लिश पढ़ाई थी, बाकी सब्जेक्ट पढ़ाए थे। और वो फिर नेवी में हो गया कई सालों, 12 साल। वो कह रही थी, मुझे बता रही थी वर्षा ही, सर मेरी शादी और अभिषेक भैया की शादी एक ही दिन थी, दोनों दोस्त थे वो, और उनकी शादी एक ही दिन। अब ये होने लगा है कि मतलब आपके हस्बैंड भी स्टूडेंट रह रहे हैं, वाइफ भी, और उसके बाद बच्चे भी रहने लगेंगे। अच्छा 10-5 साल बाद ये मान लो कोई आपका बच्चा पढ़ने आ जाए, या तो 5-7-10 साल पहले पढ़ के गए, उसका बच्चा तो आ ही सकता है ना, होने लग गया है अब। चलो, दो ही उद्देश्य है, कम्युनिकेट और एक्सप्रेस, दो उद्देश्य। और तीसरी बात है टू गेट ऑल दैट वी वांट, जो हमें चाहिए तो हम प्राप्त कर लेते हैं, किससे? हमारी, अब वो लैंग्वेज प्यार की हो सकती, गुस्से की हो सकती, समझाने की हो सकती, इरिटेटिंग हो सकती है, आधी अधूरी हो सकती है, बट है तो लैंग्वेज, है ना ये। और पोजीशन ऑफ लैंग्वेज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। आदमी और जानवर में अंतर भी यही है, जानवर बोल नहीं पाते और हम अपनी मन की बातों को बोल देते, जानवर बोल नहीं पाता। तो पी करे का ये सेंटेंस समझ में आ गया आप लोगों को? हर लैंग्वेज के दो ही पर्पज है मेनली, तो कम्युनिकेटिंग करना और एक्सप्रेस के थ्रू जो आप चाहते हो प्राप्त करना। और यही अंतर है किस किस में, इंसान में और जानवर के। लैंग्वेज इज द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, इस बात को समझनी क्या चीज है। ये कह रहा है कि लैंग्वेज आपकी सोसाइटी का प्रोडक्ट,
इट मीन्स जिस तरह की सोसाइटी में आप रह वैसी आपकी language। आप हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आपकी लैंग्वेज। आप लो सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आपकी लैंग्वेज वो होगी, आपके पास वर्ड्स वो होंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? मानते हैं इस चीज को? अगर एक बच्चे को जंगल में ले जा दिया जाए, तो भेड़ियों के पास छोड़ दिया जाए, कौन सी लैंग्वेज सीखेगा वो? भेड़ियों की, जैसे मोगली ने सीखी। अगर आप किसी को यहां से बच्चा पैदा हुआ तो उसकी बुआ के पास कर्नाटक में छोड़ दें, मेरे एक बुआ कर्नाटक में, उसके सारे बच्चे कन्नड़ बोलते हैं, सारे बच्चे कन्नड़, और फ्लुएंट कन्नड़ बोलते हैं। वो बचपन से वहीं रहे, उन्होंने शादियां भी वहीं कर ली। मतलब वो राजस्थानी लोग और भी रह रहे हैं वहां पे, वो सब कन्नड़ ही बोलते हैं। उनके जो अब बच्चे पैदा हो रहे हैं, तीसरी पीढ़ी, वो तो मुझे लग रहा है हिंदी भी नहीं बोल पाए। वो कम से कम, हमारे जो कजन है बुआ के लड़के, वो यहाँ आते हैं तो हिंदी समझते हैं, हिंदी बोल भी लेते हैं। घर में फूफा बुआ हिंदी बोलते हैं। क्यों बोल लेते हैं कन्नड़ वो? ये जो रियल बुआ है जिनके बच्चे बाहर गए हुए हैं अमेरिका में और सऊदी में, वो गुजरात रहे शुरू से, जामनगर के अंदर। वो गुजराती बहुत अच्छी बोलते हैं। मेरे फूफा जी गुजराती अखबार पढ़ते हैं। मेरी बुआ बहुत अच्छी गुजराती बोलती है। मैं एक बार गुजरात गया, मैंने वहां सीखा कि बुआ को ये लोग फूई बोलते हैं, फूई। अलग कल्चर में जिस जगह रहोगे ना आप, जिस सोसाइटी में रहोगे, आपकी लैंग्वेज आपकी सोसाइटी को दर्शा, आपके लेवल को दर्शा, कि आप किस सोसाइटी से बिलोंग, राइट और रॉन्ग। तो आपकी लैंग्वेज आपको बता, ये इसमें ये कह रहा है, आई आर लिबरल एजुकेटेड वेल बिहेव्ड सोसाइटी, फोर कल्चर वेल डेवलप्ड द लैंग्वेज। हाई सोसाइटी उतना हाई स्टैंडर्ड की लैंग्वेज। लैंग्वेज इज एटिकेट एंड मैनर्स विच डेवलप्स इन ह्यूमन बीइंग। लैंग्वेज ना एक एटिकेट है, मैनर्स है। जैसे एटिकेट डेवलप होता है ना सोसाइटी से, ऐसे सेम तरीके से आपकी लैंग्वेज भी, कैसे बोलोगे आप, जैसे आपके मैनर्स आपके खानदान को, आपके परिवार को, आपके समाज को दर्शाते हैं। क्यों लोग अपने गांव को छोड़ करके, सोसाइटी को छोड़ करके दूसरे जगह जाते हैं? ताकि मेरे बच्चे इस गंदी सोसाइटी में गंदी चीज ना सीखें। अगर वहां रहेंगे तो वही सीखेंगे। राइट और रॉन्ग? फर्क पड़ता है। ये बात है, द यूज ऑफ लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स पर्सनैलिटी। एक लैंग्वेज कैसे यूज करते हो, ये आपकी पर्सनैलिटी को क्या करती है? रिफ्लेक्ट कर। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज है कि नहीं है? सब लैंग्वेज की बातें, इंग्लिश भी क्या है? लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसका क्या स्टेटस है, कैसी क्या खास बातें हैं, देखिए। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आपको जाना है इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज माना जाता है। भारत में इसको सेकंड लैंग्वेज माना जाता है। कुछ लोग इसको लिंगुआ फ्रैंका लैंग्वेज भी कहते हैं, कि ऐसी लैंग्वेज जिसको आप अपने ही देश में अलग अलग लोगों से बात करने के लिए यूज करते हो। क्या है इसकी क्या खास, इतनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज क्यों है? इंग्लिश एक लिविंग लैंग्वेज। लिविंग लैंग्वेज मतलब क्या होता है? देखो, एक होती है डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज मीन्स, डेड लैंग्वेज क्या होता है? ए लैंग्वेज विच हैज बीन डायड, जो मर गई, डायड नाउ। जैसे कि डायड, मर कैसे गई? सब लैंग्वेज कैसे मर गई? अरे लैंग्वेज काम क्या है? लिसनिंग और स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, टू एक्सप्रेस। यही होता है ना। देखो पॉइंट पकड़ना आप, क्या संस्कृत को आप कम्युनिकेशन करने के लिए यूज करते हैं क्या? केवल धार्मिक अनुष्ठानों में, शादी ब्याहों में, इनमें यूज होता है। या बहुत कम लोग हैं, बहुत कम प्रतिशत है उनका, जो इन जो संस्कृत को अपने कम्युनिकेशन घर में यूज कर, वो खुद जानते होंगे, बट जिससे बात करेंगे वो नहीं जानता। कैसे बात कर पाओगे आप? इसलिए संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, ये लैंग्वेज अब क्या हो गई है? नहीं हो, डेड लैंग्वेज। हिंदी, उर्दू, ये लिविंग लैंग्वेज, आज भी जिंदा है। लोग बातचीत करने में इनको, द सेम वे इंग्लिश का डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। हर बार जब नई डिक्शनरी आती है ना इंग्लिश की, उसमें कुछ हजार शब्द नए शब्द जुड़कर आप लोग बोलना शुरू किए। सेल्फी, नया वर्ड जुड़ा, घाट, घाघरा, घी,
नया वर्ड है इंग्लिश का, हिंदी नहीं पूछ सकते ना, बना लो कुछ। अब मोबाइल को क्या बोलते हैं, वो कंप्यूटर क्या बोलते हैं, ये नाम इतने अजीब हैं सब। ट्रेन को क्या बोलते हैं, लोहपतगाम से क्या मतलब, लोहपतगाम नहीं सुन भी लिया आपने अगर, ये क्या फायदा हो गया साहब। वो मेरी साइकिल के पिछले टायर में पंक्चर हो गया, इसको क्या बोलेंगे। अब इसमें देखो साइकिल, टायर, पंक्चर, तो मेरी द्विपदवाणी के पश्च चक्र में सूक्ष्म छिद्र हो गया। ऐसी इंग्लिश हिंदी बोलने से क्या फायदा होता है। दूरदर्शन टीवी के लिए बोलते हैं। अब ये एक्चुअली लैंग्वेज को खत्म करते हो इससे आप। सेल्फी को सेल्फी बोलो, हिंदी में भी सेल्फी लिख दो, हाँ, लिखते हो ना, तो इसलिए क्योंकि वो मतलब नहीं है। अब लोग मजाकी लोग, कवि लोग बना देते हैं इसकी, बोलते भी पता नहीं खुद का क्या, वो कई बार न्यूज़पेपर पढ़ा भी हमने, तो फालतू की बात, केवल मजाक की बात। मैं बता रहा था आप लोगों को कि इंग्लिश में कई वर्ड जुड़ रहे हैं, हिंदी में कई वर्ड जुड़ रहे हैं, दूसरी भाषाओं के वर्ड जुड़ते हैं। कब जुड़ते हैं, डेवलपमेंट कब होता है, जब लैंग्वेज कैसी होती है, लिविंग। लिविंग चीज तो ग्रोथ करती है ना, मरी हुई चीज ग्रोथ थोड़ी करती है। इंग्लिश एक लिविंग लैंग्वेज है, आज भी उसमें चेंज हो रहे हैं। कई इंडियन वर्ड्स, कई कंट्रीज के नए नए वर्ड्स इंग्लिश की डिक्शनरी में जुड़ते रहते हैं, हर साल जुड़ते हैं। ये लिविंग लैंग्वेज है, ये प्रोग्रेसिव लैंग्वेज है, विकास करती रहती है, ये डायनेमिक लैंग्वेज है। स्टॉप नहीं है क्या आपके इसमें है? आप वाली में है, इसका मतलब ये पुराने वाले का ही बना हुआ है। अच्छा वो तो सही, ऐसा होता है। डायनेमिक मतलब गतिशील, गतिशील स्थिर नहीं है, तो रुक गया, तो सड़ गया, वो मर। ये डायनेमिक है, डायनेमिक मतलब तो चेंज होते रहे, वक्त के हिसाब से जो बदलता है, वो डायनेमिक है ना। इट हैज इट्स ऑन सिस्टम, ये खुद के सिस्टम होते हैं। सिस्टम मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का एक सिस्टम है, तो कैसे सीखना है, क्या क्या चीजें इसके अंदर, ग्रामर, वोकैब, सब खुद का सिस्टम है। खुद के फोनीम्स हैं, सिंटैक्स है, साउंड्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, इसकी खुद की ग्रामर है। ये लिंग्वा फ्रैंका लैंग्वेज भी कहते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में लोग बोलते हैं। किसी भी देश में चले जाओ, अगर आप वहाँ की लैंग्वेज नहीं जानते और आप इंग्लिश जानते हो, यू कैन कम्युनिकेट, बिकॉज इट इज लिंग्वा फ्रैंका, इट इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये लिंक लैंग्वेज है, लोगों को जोड़ने की भाषा। ये नॉलेज की लैंग्वेज है। नॉलेज की लैंग्वेज कैसे, अगर आपको दुनिया भर की नॉलेज लेनी है, किताबें किस में लिखी हुई हैं, नॉलेज लेनी है, आप गूगल पे जाते हो आप, अब तो उन्होंने हिंदी में कर दिया सब चीजें, लेकिन आपको पहले केवल चीजें किस में मिलती थी, वो नॉलेज की लैंग्वेज। विंडो टू द वर्ल्ड, दुनिया में झांकने की लैंग्वेज है, खिड़की से झांकते हैं आप लोग, ऐसे दुनिया में देखना हो तो किससे देखोगे आप, किससे देख सकते हो। इट इज द लैंग्वेज ऑफ लिबरल मॉडर्न थिंकिंग। आप मानेंगे इस चीज को कि जो लोग, जनरली बात कर रहा हूं, अपवाद हर जगह होते हैं, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। जो लोग जनरली इंग्लिश बोलते हैं ना, उनकी थिंकिंग मॉडर्न होती है, लिबरल थिंकिंग की, तो उस कल्चर को जीते हैं। अंग्रेजों को पढ़ते हैं और अंग्रेजी कहानियों में आज हम उनसे 20-30 साल पीछे हैं कई मामलों में, खासकर एक अच्छी सोच के बारे में। कई जगह हम बहुत अच्छे हैं उनसे, कई जगह हम बहुत अच्छे हैं, कई जगह वो हमसे बहुत अच्छे। वो लोग ना, बीइंग इंडियन, मुझे बात नहीं बतानी चाहिए, लेकिन फिर भी कई जगह ना वाकई में बहुत अच्छे, खासकर कर्टसी में, मैनर्स में। अगर आप फोटो खींच रहे हैं तो बीच में नहीं आएंगे वो आपके, फोटो खींचो, वो नीचे झुक करके जाएंगे कैमरे, या पीछे से जाएंगे, या वेट करेंगे खड़े, टूरिस्ट प्लेस पे देखने को मिले। और इंडियन आदमी, वो बीच में ठुसा जाएगा, और वो सब बीच में खड़ा भी हो जाए, तो पता नहीं आजकल क्रॉप करने का ऑप्शन भी आता है, लेकिन वो आएगा बीच में। एम आई राइट हो रहा हूँ, ये उनमें चीजें हैं। जो टाइम देते हैं ना, उस टाइम पहुंचते हो, शिष्टाचार में अपॉइंटमेंट देते हैं, उसमें पहुंचते हो। ये हम इंडियंस में नहीं है, हमारे अंदर प्रॉब्लम है, ये उन लोगों में नहीं। और सारी चीजें सकते हैं, तो
इज्जत देना जानते हैं, लेकिन वो फॉर्मल भी बहुत है। उनको उनके पापा से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कई बार। ये उनमें कमियां भी हैं कुछ। फैमिली के बॉन्ड 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 में इतने अच्छे नहीं है। फादर मदर चेंज हो जाते हैं, वो छोड़ देते हैं। कमियां भी हैं, कुछ चीजें सीखने को भी है। ये लिबरल होते हैं, ऑर्थोडॉक्स नहीं होते, ये अपना लेते हैं लोगों को। अंग्रेज के यहाँ, अमेरिका में, इंग्लैंड में आपको कई जाति कई धर्म के लोग मिल जाएंगे। और देखो आप इंग्लैंड में एक इंडियन राष्ट्र अभी प्रधानमंत्री पता है आपको? इंग्लैंड की बात इंग्लिश, ऋषि सुनक, वहां के प्राइम मिनिस्टर। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने की बारी आई थी, लोगों ने बवाल मचा दिया था, इटालियन औरत कैसे राज करे। वो क्या नाम है उसका, जो एमपी की है, नाम याद है उसका, साधु है, साध्वी है, जो वहां की मुख्यमंत्री भी रही थी। उसने बाल अपने मुंडवाने की, अगर ये बन गई तो मैं बाल मुंडवा लूंगी। कई लोगों ने, भी नाम याद नहीं आ रहा, एक नाम और बता देंगे अभी। मतलब हमारे यहाँ लोग सहन नहीं कर पाते, हम लिबरल नहीं है, ऑर्थोडॉक्स। फिर भी इंडिया तो बहुत अच्छा है, कई देश तो और ज्यादा खतरनाक। बट इंग्लिश बोलने वाले जिस भी देश में रहते हैं ना, वो ना जनरली ऐसे सबकी समानता की, इक्वलिटी की बातें करते हैं। ये इंग्लिश में है चीज। अब अच्छी टीचिंग के अगर आपको पढ़ाना है, केवल इंग्लिश ही नहीं, कोई भी लैंग्वेज, या मैं तो कहूंगा कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना हो, तो वो 3 काम करने पड़े। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको? प्लानिंग। आप नहीं करते थे कि बीएड में लेसन प्लान बनाते थे? पहले प्लानिंग करो, फिर उसको आप क्लास में प्रेजेंटेशन करो, एग्जीक्यूट करो, और फिर उसके बाद आप लोग उसको इवोल्यूशन भी करो, टेस्ट वेस्ट लो। 3 चीजें होती है प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स टू डिसाइड बिफोर एंड व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच। क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इसको हम सिलेक्शन और ग्रेडेशन कहना। एग्जीक्यूशन मतलब क्या होता है? उसको एग्जीक्यूट करना, क्लास में जाकर उसको प्रेजेंट करना। पहले प्लान बनाते हो, फिर क्लास जाके आप उसको पढ़ाते हो। ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग, प्रोज में, पोइट्री में। हाँ, उमा भारती, अब प्रोज में, पोइट्री में उनको आप जाके पढ़ेंगे कि कैसे पढ़ाना होता है। पहले प्लानिंग, प्लानिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, बहुत विस्तृत रूप से आपके मेथड्स हैं, खूब मेथड्स हैं आपके। ये एग्जीक्यूट हो गया, मतलब क्लास में उनको पढ़ाना जाकर। और इवोल्यूशन, आपने कितना पढ़ाया, कितने सक्सेसफुल हुए आप पढ़ाने में, और बच्चा कितना सीख पाया, तो जांच करने के लिए क्या करते हैं आप? इवोल्यूशन। अब जैसे देखो, आप अपनी क्लास का एग्जांपल लेते हैं, मेरी क्लास का एग्जांपल लेता हूं आपके साथ। कल की क्लास जब हुई, आप लोगों को ये नोट्स मिल गए थे। इसका मतलब मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इसकी प्लानिंग मैंने पहले की होगी क्या? मैं नोट से पढ़ाऊंगा, तो को नोट्स दूंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, प्लानिंग हो गई। फिर क्लास में कल मैंने आपको उसको एग्जीक्यूट किया, जैसे आज एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। और जब पढ़ा दूंगा तो आप कितना सीखे, कितना सिखा पाया, क्या आप एग्जाम के क्वेश्चन कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, इसके लिए मैं क्या कर लूंगा? इवैल्यूएशन, टेस्ट, मूल्यांकन। सी बात। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन भी कह सकते हैं, थर्ड इवैल्यूएशन। समझ रहे हैं आप? बेसिक नॉलेज पे बात, बेसिक नॉलेज है। अब एक लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स क्या क्या हो? एक है सिमेंटिक एस्पेक्ट। सिमेंटिक यानी, सिमेंटिक क्या होता है? इसमें मैंने एक कलर में लिखा हुआ, देखो आप, मीनिंग दिख रहा है आपको? सिमेंटिक यानी मीनिंग। आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना लैंग्वेज, उस लैंग्वेज का उसको अर्थ समझ में आना, तब टीचिंग हो। टीचिंग करने के लिए चारों एस्पेक्ट बच्चे के क्लियर होने चाहिए। कौन कौन से? सिमेंटिक यानी मीनिंग, शब्दों का मीनिंग समझ में आना चाहिए। फोनेटिक मतलब साउंड समझ में आना चाहिए, कैसे बोलते हैं।
उच्चारण क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, बोलते कैसे। तीसरा ग्राफिक, ग्राफ वालों लिखने से संबंधित होता है, ग्राफ लिखना, ग्रेफाइट से बना बड़ी, ग्रेफाइट आता है ना पेंसिल के अंदर, लिखने में काम आती हो। ग्राफिक, ग्राफ, ग्रेफाइट, जहां भी ग्राफ वर्ड आता है राइटिंग होता है, फोटोग्राफ साइन दे दो, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, ग्राफ मतलब लिखना, जियोग्राफी, जियोलॉजी मतलब आपने धरती के बारे में लिख दिया उसके अंदर, समझ गया। ग्राफ मतलब लिखना, ग्राफिक मतलब बच्चों को रिटर्न फॉर्म आना चाहिए, भाई आपको ए बोलना आना चाहिए, ए लिखना आना चाहिए, आपको ए का मतलब समझना, सिमेंटिक यानी मीनिंग, फोनेटिक मतलब साउंड, ग्राफिक मीन्स लिखना, और एक दोनों को मिला दो, फोनेटिक कम ग्राफिक मतलब रीडिंग, लिखे हुए को ग्राफिक। आपको पता होना चाहिए कि ये और ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाओगे अंतर केवल को नहीं पता हो, बीमारियां होती है कुछ नहीं पता कर पाता बच्चा, लिखा हुआ कोई वर्ड है उसका क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, कैसे पढ़ना है, इसे तो लिखा हुआ है, क्या इसको, अच्छा रीडिंग का मतलब केवल इसको रीडिंग करना नहीं होता, रीडिंग का मतलब है जो आप पढ़ रहे हो, पढ़ते समय आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या उसकी लय को, उसके रिदम को, उसकी कहानी को, उसके जो उसमें इंटरेस्ट है, जो मजा है, क्या उसको आप इंजॉय कर पा रहे नहीं कर पा रहे, वो रीडिंग होती है। जब आप इंग्लिश पढ़ते हो तो आपको समझ में आती है कि अपने आप, इसका न्यूज़पेपर, इंग्लिश की नॉवेल्स, इसकी कहानियां, अपने इंग्लिश के नोट्स आपको मिल गए, तो हमारा एग्जाम है 15-16 तारीख को, बस अब हमें 10 दिन दे दो, आप 10 दिन बाद मिलते हैं, हम पढ़ के आएंगे, आप जो दिक्कत आएगी हम पूछ लेंगे, समझ रहे हैं आप, ये कर लो तो अपने कोर्स 6 महीने में पूरा नहीं हो, फिर अपना कोर्स 1 महीने 2 महीने में पूरा हो। और आप क्या चाहते हैं, तो एक एक लाइन समझा हमारे को, मीनिंग बता हमारे को है क्या है, राइट और रॉन्ग, और रीडिंग करके हमें समझ में नहीं आता। बात करेंगे रीडिंग में चारों चीजें होती है इसके अंदर, ये सब चारों चीजें मिल जाएं, ये चारों एस्पेक्ट बच्चे के क्लियर हो जाए, चारों एस्पेक्ट उसको आ जाए, बच्चे को लिखना आ जाए, बच्चे को पढ़ना आ जाए, बच्चे को सुनकर समझ में आ जाए, और बच्चा लिखा हुआ क्या है उसका मीनिंग समझ जाए, सिमेंटिक एस्पेक्ट, फोनेटिक एस्पेक्ट, ग्राफिक एस्पेक्ट और फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट, चारों एस्पेक्ट क्लियर हो जाएं, इट मींस उसको वो लैंग्वेज आ गई है जो आप पढ़ा रहे हैं। टीचर का काम होना चाहिए जब भी वो प्लानिंग बनाए, जब भी वो प्रेजेंटेशन करे और जब भी वो इवैल्यूएशन करे, ये चारों एस्पेक्ट बच्चे के चेक हों, सीखना। आ रही बात समझ आप लोगों को। अब हर मेथड में बात करेंगे, ये इस एस्पेक्ट पे ज्यादा काम करता है, ये इस एस्पेक्ट पे ज्यादा काम। एक लैंग्वेज के क्या क्या उद्देश्य होते हैं पढ़ाने, क्यों सिखाई जाती है लैंग्वेज, ब्लूम नाम सुना होगा आपने, ब्लूम इसके ये उद्देश्य बताता है कि एक लैंग्वेज पढ़ाते हो तो क्या क्या सीखना चाहिए, बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, आप जो लैंग्वेज पढ़ाएंगे वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या होता है, लर्नर सेंटर्ड हो, ठीक है ना, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग पर आधारित हो, बच्चों को रीइंफोर्समेंट करो, पुनर्बलन, फीडबैक दो, सब चीजें किसमें आती हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हो ना आप लोग, एज के हिसाब से पढ़ाओ, इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाओ, क्लास में माहौल बनाओ पढ़ाई का। ओके, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर आधारित होना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। आप सिखाएंगे काहे के लिए, स्टूडेंट के डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कौन सा होना चाहिए उसका, ग्राफिक, सेमेंटिक, फोनेटिक, उसको चारों स्किल आ जाए उसके अंदर, LSRW, चारों स्किल बच्चे में डेवलप हो जाए। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आप जब पढ़ाएंगे 9th 10th को 8th 10th को, उनमें खासकर ध्यान रखना है कि बच्चा आपका इंग्लिश सुनने समझ में आ जाए, उसको इंग्लिश बोलनी आ जाए, इंग्लिश पढ़नी आ जाए, ये उद्देश्य हो, डेवलपमेंट होना चाहिए, हेल्पफुल इन एक्वायरिंग लर्निंग,
सीखने को मिले। मॉडिफाई द स्टूडेंट्स बिहेवियर, उसके व्यवहारगत परिवर्तन होना चाहिए, व्यवहारगत परिवर्तन होना चाहिए। यूजफुल एंड फुलफिल द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के इंटरेस्ट और जरूरत के हिसाब से, मतलब बच्चे को जो जरूरत है, जो उसकी आवश्यकता है और जिसमें उसको मजा आता है, पहले वो सिखाओ, वो सिखाना चाहिए, ताकि उसका इंटरेस्ट क्या हो उसके अंदर, डेवलप, ये होना चाहिए। और सिंपल और डिजायर्ड, लैंग्वेज सिंपल हो, पढ़ाने का तरीका सिंपल हो, और जो ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य है, वो पूरे होने चाहिए। डिजायर्ड, जो बच्चा चाहता है वो उसको मिले, ये उद्देश्य होने चाहिए, नहीं होने चाहिए ऊट पटांग चीजें बस में जो है काम आएंगी, बेस्ड होने चाहिए, आपसे होने चाहिए, इक्वल टू कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। LSRW ब्लूम कहता है कि इन उद्देश्य होने चाहिए, और इनके हिसाब से क्या होना चाहिए फिर, अभी 3-4 चीज बता रहेगा कि आपका बोलने में, सुनने में, रीडिंग में और राइटिंग, चारों स्किल LSRW होने चाहिए, उनको अलग अलग। अब देखो बोलने का मतलब क्या है, सुनो इधर गाइस, मैं ऐसे बोल रहा हूं इंग्लिश कुछ भी उठपटांग, न मेरे बोलने में रिदम है, न मेरे बोलने में तरीका सही है, और ना आपको समझ में आ रही है। इंग्लिश बोल तो रहा हूँ, उठपटांग कुछ भी बोल रहा हूँ, कोई शब्द कहाँ कोई शब्द कहाँ। जो नहीं इंग्लिश जानता उसको लगेगा अंग्रेजी बोल रहा है, जो समझता है समझ में आ जाएगा उसको। स्पोकन मतलब आप जो बोल रहे हैं वो अगले को, स्पोकन मतलब आपके प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, आपका रिदम, आपका पिच ठीक हो। राइट और रॉन्ग, एग्री करते हैं इस बात से आप लोग? देखिए, टू रिकॉग्नाइज इंग्लिश साउंड्स विदाउट एम, ये अच्छा, ये पॉइंट अलग है। किसी ने और ने इंग्लिश बोली, मैंने इंग्लिश बोली, किसी और ने इंग्लिश बोली, उस बोली हुई इंग्लिश को समझना मतलब आप उसके साउंड्स को विदाउट एरर समझ जाते हैं। एक बार होता ना, मैंने इंग्लिश बोली और आप कहते हैं दोबारा बोलना, क्या बोला आपने, तो मतलब आपके कान ट्रेंड हैं, तो आपका साउंड्स को आप समझ नहीं पाते, वो नहीं होना चाहिए। साउंड समझें विदाउट एरर, जो बोला वही समझे आप। इसके अलावा टू ड्रॉ मीनिंग्स फ्रॉम व्हाट इज हर्ड, जो आपने सुना आप मतलब निकाल सके, तो इसने ये बोला है और इसका मतलब ये होता है। अरे कोई इंग्लिश बोल रहा है, आपसे कुछ पूछ रहा है, तो आपको उसका मतलब समझ में आना चाहिए ना, मैंने क्या बोला, जैसे मैंने बोला अभी, व्हाट्स इट गॉट टू डू विद दैट, इंग्लिश बोली मैंने, क्या आपको इसका मतलब समझ में आया क्या विदाउट एरर? नहीं। आपने फैन क्यों बंद कर दिया, खाने लग गया? चलो फैन बंद कर दे बेटा, के लिए सोचा करो आप। हाँ, मैंने वो चला दिया, बंद कर, रहने रहने दे, लग रहा है कि मैं उधर देख उससे देख, वो भी तो काम करेगा नहीं शायद, वो ज्यादा हो गया है मच्छर यहाँ। मैंने अभी जो बोला वो आपने समझा नहीं होगा, है ना, तो आपको मीनिंग समझ नहीं आया, क्या कहा वो समझ में नहीं आया, टू रिस्पॉन्ड एज ए रिएक्शन टू हियरिंग, ना आप रिस्पॉन्ड कर पाए, जवाब नहीं दे पाया। तीनों चीज आनी चाहिए, एक तो सही प्रोनाउंसिएशन पकड़ में आए, वर्ड पकड़ में आ गया, उसका मीनिंग समझ में आए, मीनिंग समझ में आ गया, आपको उसका जवाब आना, आँख हो जाएगी तो देख ले, उसका जवाब आना चाहिए। ये तब अगर तीनों चीजें हैं, इसका मतलब आपको स्पोकन जो कुछ बोलता है तो आपको उसका अंडरस्टैंडिंग हो। एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, जब आप बोले तो आपके प्रोनाउंसिएशन सही, इंटोनेशन और स्ट्रेस साथ होने चाहिए, सही ढंग से आप बोलें, आपका उच्चारण सही होना चाहिए। तो मैं कई बार ज्योति बताता हूँ आपको, हालांकि वो भी आपको बेइज्जती लगती है, पर क्या ये टीचर का उद्देश्य है क्या, तो बता रहा है इसमें, ये टीचिंग में टीचर को, इंग्लिश के टीचर को ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इन स्पीच, कि आपको बोलने का तरीका सही आना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, और आप स्पीच में सही जवाब दे पाए।
कई बार क्या होता है, वर्ड्स बोल तो सही रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन तो सही है, अरे भाई तू बोल क्या रहा है, लेकिन तूने, मैंने पूछा कुछ और है तो जवाब कुछ और दे रहा है। मैंने आपसे पूछा बाजार जा रहे हो, आपने कहा नहीं सर मैं बाजार जा रहा हूं। अभी कोई सही जवाब है क्या? नहीं बोलने का जरूरत है इसके अंदर, सही रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। और एबिलिटी टू स्पीक एट अ नॉर्मल स्पीड, कई लोग बहुत जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलते हैं, कई लोग बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। नहीं, एक नॉर्मल स्पीड, जैसे आप मदर टंग बोलते हैं ना, उस फ्लो में आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। तीसरा, एबिलिटी टू रीड, पढ़ें तो आपको देखो प्रोज भी समझ में आने चाहिए, गद्य भाग, पोएट्री पद्य भाग भी समझ में आना चाहिए, स्टोरी आर्टिकल्स वगैरह जो होते हैं अखबार वगैरह में, मैगजीन, वो समझ में आने चाहिए विद कॉम्प्रीहेंशन। पढ़ भी लो और पढ़ते पढ़ते कॉम्प्रीहेंशन समझ में भी आ जाए। कॉम्प्रीहेंशन बहुत यूज हो गए वर्ड, अब कॉम्प्रीहेंशन होता है समझ में आना। आप सुना कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज, ये तो चेक करता हो क्या पैसेज को पढ़ करके समझ लेते हो, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज। टू रीड सिंपल सेंटेंसेस विद अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के साथ सिंपल सेंटेंस समझ लेना। यहां फुल स्टॉप हटा हुआ है क्या है? दोनों जगह लगा हुआ है, इसको हटा दीजिए बेटा। ठीक है ना? जब आप पढ़े, कहानी पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते उसको समझ जाएं, चेन ऑफ थॉट्स को, विदाउट लूजिंग द चेन ऑफ थॉट। कई बार नहीं होता, कहानी चल रही है, इंग्लिश कहानी पढ़ रहे हैं और उसमें कोई अच्छा डायलॉग है, आप हंसने लगे, आप रोने लगे, आप डरने लगे, इसका मतलब आपको जो चेन ऑफ थॉट्स है वो लूज नहीं कर रहे। आप जैसी कहानी चल रही है ना, वैसे थॉट आपके दिमाग का ये है, अगर है तो आपका रीडिंग सही है, नहीं है फिर सिंपल सेंटेंस पढ़ के समझ लेना, पोएट्री स्टोरी को समझ लेना, पढ़ते समय बिल्कुल इंजॉय करना। और लास्ट में एबिलिटी टू राइट, आपको लेटर्स बनाने आने चाहिए, पी कैसे बनाते हैं, सी कैसे बनाते हैं, डी कैसे बनाते हैं। आपको वर्ड्स को स्पेलिंग लिखनी आनी चाहिए, करेक्ट स्पेलिंग। यही स्टूडेंट से बहुत प्रॉब्लम होती है कि आप सही स्पेलिंग नहीं लिख पाते, ए की जगह ई की जगह आई, कर देखो आप, है ना, ये राइट वोवल्स यूज करना। सी में ई आई होता है, बिलीव में क्या होता है, आई ई होता है। एक बार चक्कर पड़ा था हमारे साथ, हाँ? तो इसलिए मैंने पढ़ लिया है। जैसे ऑथर की स्पेलिंग में ओ आर आता है लास्ट में, ये लोग ई आर लगा देते हैं। बैगर की स्पेलिंग में ई आर नहीं आता, ए आर आता है। ग्रामर की स्पेलिंग में ए आर आता है, लोग ई आर खूब लगाते हैं, खूब लगाते हैं, खूब लगाते हैं, कभी कभी। आपको लेटर बनाने आने चाहिए, वर्ड्स की स्पेलिंग आनी चाहिए, वोवल सही लिखें, स्पेलिंग वो आना चाहिए, और वर्ड्स बना करके आपको फिर सेंटेंस का कंस्ट्रक्ट करना भी आना, सेंटेंस बनाना भी, हाँ, बात समझ रही है आप लोगों को, ये सब आपको आना चाहिए। क्लियरली आपके पास ये चारों स्किल होने चाहिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और LSRW। जो पढ़ रहे हैं समझ पा रहे हो क्या आप लोग? अब इसमें देखो, इन स्किल्स को, LSRW को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। इनमें से रिसेप्टिव स्किल कौन से? इनपुट, जिनसे आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं, आप लैंग्वेज सीखते हो। एक तो सुन करके सीखोगे, और एक, ये कौन से स्किल हो गए, रिसेप्टिव, रिसीव करते हैं या इनपुट, है ना। और प्रोडक्ट कैसे करोगे, आपके दिमाग में कुछ है तो कैसे प्रोड्यूस करोगे, कैसे बताओगे लोगों को, या कैसे एक्सप्रेस करोगे, या कैसे आउटपुट। इनपुट तो या तो लिसनिंग से या फिर पढ़ करके, और आउटपुट या एक्सप्रेस या प्रोडक्शन बोल करके, स्पीकिंग, या फिर कई बार नहीं होता कि सर ना मैं बोल नहीं सकती सर, पता ज्योति, आपको लिख के बता सकते, लिख के। तो ऐसा कई बार होता है कि लोग
सामने नहीं बोल पाते हैं, लेकिन व्हाट्सएप से मैसेज देख करके भेज करके बात बोल। मीन्स आपके पास कौन सा कमजोर चीज है प्रोडक्शन में? बोलने वाला कमजोर। राइटिंग सही है, बट ये दोनों ही तरीके हैं अपनी बात को प्रोड्यूस करने के, आउटपुट करने के। अच्छा, एक तरह से और डिवाइड कर लेते हैं, इनमें से कौन से प्रॉपर स्किल्स है या कंपलसरी स्किल्स है, ओरल स्किल्स तो ज्यादा जरूरी है LSRW में? वो कौन कौन से हैं? लिसनिंग और स्पीकिंग। शुरू के दो। लैंग्वेज ये तो होती है कम्युनिकेशन करना और एक्सप्रेस करना। प्राइमरी स्किल्स कौन से हैं? लिसनिंग और, ये दोनों शुरू के प्राइमरी है, और रीडिंग और राइटिंग सेकेंडरी है। तो पहले प्राइमरी सिखाओगे कि सेकेंडरी सिखाओगे? प्राइमरी। पहले बच्चे को सुनना और बोलना सिखा दे। अरे आप अपनी हिंदी देखो, आप पहले क्या सीखिए इसके अंदर? ये सुन के सुनी खूब आपने, बोलना सीख लिया, और आपने कई बार हिंदी के ऐसे पढ़ के भी नहीं गए आप एग्जाम में, 9th 10th में 8th में, और बिना पढ़े आप लिखी आए। क्यों? क्योंकि आपको लैंग्वेज आने लगी। लिसनिंग और स्पीकिंग जब आ जाता है ना, तो रीडिंग और राइटिंग तो खुद ब खुद आ जाता है। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लो आप, वो इंग्लिश में अपनी तरह हिंदी मीडियम वालों की तरह एप्लीकेशन, लेटर, स्टोरी, कहानी ऐसे इतने नहीं रटते एक एक लाइन, मेन मेन पॉइंट देखते हैं और बना के लिखे आते हैं। जब हिंदी बनाते हो ना, वैसे इंग्लिश बनाते हैं। राइट और रॉन्ग? आप लोग अपने आप देख लो ना, सब इंग्लिश के स्टूडेंट हो आप तो। आपने इसमें MA BA के एग्जाम में खूब लिखी है आप लोगों ने, खूब लिखी। कई बार तो हम हिंदी सोच करके इंग्लिश बनाते नहीं, जब फ्लो चलता है ना वहां पे, वो वाक्य बन जाते हैं अपने आप हमारे से। यही होता है आउटपुट का है। ये बात है प्रॉपर कंपलसरी स्किल या ओरल, बोलने सुनने वाले स्किल कौन से हैं? लिसनिंग और रिटर्न स्किल्स, या ऑप्शनल या कैजुअल कौन से स्किल हैं? अरे ये ऑप्शनल हैं भाई। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहां पर आके लेक्चर सुनना और जवाब देना। सबसे बड़ी जरूरत ऑफलाइन की यही तो है ना, इसी के लिए तो आप एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रहे हो। वरना ये नोट्स तो स्टूडियो वालों को मिल जाते हैं, और नोट्स तो बिकते भी, हमारी किताबें बिकती हैं, सस्ती होती है, 300-400 में काम चल जाता है आपका, सारी चीज वहां मिल जाती है आपको। लेकिन वहां लिसनिंग और स्पीकिंग, हम कई चीज सीखते हैं, बोलते हैं, समझ में आती है चीजें, तो वो ये कंपलसरी है, ये तो ऑप्शनल है। नोट्स मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, समझ में जब आ गया क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्या दिक्कत है साहब? ऑप्शनल है, पढ़ लिया समझ लिया, बाद में कहीं भूल भाल जाओ तो ये तुम्हारे नोट्स काम आ जाए, इसी के लिए तो होता है ना चीजें। चलो, किसी भी लैंग्वेज में जो टीचिंग सिचुएशंस हैं के अंदर ये चीजें आपको देख, इनका ध्यान में रखते हुए पढ़ाना होता है। इन चीजों को ध्यान में रखते, जो लैंग्वेज लर्निंग टीचिंग सिचुएशंस हैं, उनमें इन फैक्टर्स को आपको टेक नोट, ध्यान देना हो। कौन कौन से फैक्टर है वो? क्या है क्या आपके नोट्स में? द स्टेटस ऑफ टारगेट लैंग्वेज। हमारे यहाँ इंग्लिश का स्टेटस क्या है? हम बात कर रहे थे फॉरेन, कल पढ़ेंगे इसको हम लोग, फॉरेन लैंग्वेज है कि फ्रैंक का है कि सेकंड लैंग्वेज है, नीचे दिख जाएगा आपको। लर्नर, लर्नर मतलब, अरे पढ़ाओगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सीखने वाला कौन है, एज क्या है, छोटा बच्चा है कि बड़ा बच्चा है, तो इंग्लिश उस हिसाब से सिखाई जाएगी ना। मान रहे मेरी बात? नहीं समझ पा रहे आप बात को? एक छोटे बच्चों को इंग्लिश सिखानी है, LKG UKG वाले को, एक फर्स्ट सेकंड वाले को सिखानी है, एक 6th 7th वाले को सिखानी है, 9th 10th वाले को, 11th 12th, और आपको, या आप जब कॉलेज में थे, उन सबका लेवल क्या होता है? अलग अलग। जो बातें मैं क्लास में करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, क्या वो छोटे बच्चों को समझ में आएगी क्या? वो लेवल समझ में आएगा क्या? कई बार तो मुझे ये लगता है कि आप ही छोटे हो, कई बार लगता है मुझे, सर ये बातें समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। मैं कोई चीज मजाक में कहता हूँ,
आप उसको बहुत सीरियस ले लेते हो। मुझे थोड़ा सीरियस होना पड़ता है, तुम वाकई में सीरियस हो रहे हो क्या, फिर तो मैं भी सीरियस हो जाऊं। तो तुम्हारे से एक दिन, तुम क्या वाकई में सीरियस हो रही हो क्या, मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। बच्चों को देखना पड़ता है, सीखना चाहते हैं, एज क्या है, उनका मोटिवेशन क्या है। भाई यही इंग्लिश ग्रामर जो मैंने आपको पढ़ाई, वो अभी मैं जो ग्रेड फर्स्ट का बैच चल रहा है वहां जीके वाला, आपको पता 15-20 दिन पहले 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 पढ़ाने गया था मैं वहां। मैंने टेंस पढ़ा दिए, एक्टिव स्पेस पढ़ा दिए, लैंड पढ़ा दिए, मैंने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा दिए, आर्टिकल खत्म होने वाले हैं, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ा दिया, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा दिए उनको मैंने 20 दिन में। और आपके 20 दिन में एक टॉपिक हुआ था, ध्यान है आपको, आपके एक टॉपिक हुआ था, उनके 20 दिन में लगभग लगभग पूरी ग्रामर होने वाली 5-7 दिन हो जाए। टीचर को देखना पड़ता है सीखने वाला एज क्या है, उसका मोटिवेशन क्या है। आपका मोटिवेशन है 150 क्वेश्चन, उनका मोटिवेशन है 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, उतना ही पढ़ाना है, बस पूरा दे रखा है उनके। टीचर, टीचर पे भी डिपेंड करता है, फैक्ट को देखना पड़ता है। टीचर जिसमें अच्छा हो पढ़ाने में, वो चीज ज्यादा पढ़ाए, टीचेबिलिटी देखनी पड़ती है। टेक्स्ट बुक काम आती है, टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो करता है, प्ले करता है। टेक्स्ट बुक कैसी है, ग्राउंड रियलिटी, सब चीजें काम आती हैं, किताबें, टीचर, लर्नर, लैंग्वेज का मीडियम, ग्राउंड रियलिटीज, क्लासरूम, बोर्ड, डस्टर, इन सब चीजों का भी फर्क पड़ता है। हालांकि सबसे ज्यादा चीज जरूरी क्या है, टीचर और लर्नर, ये मेन चीज, बाकी सब चीजें अपने आप हो जाती एडजस्ट। आप स्टूडेंट को भी टीचर अगर सही मिल जाता है तो आप फिर उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, फिर चाहे तू हमारे को अंडरग्राउंड पढ़ा या तो चौथे फ्लोर पढ़ा, पढ़ना है तो पढ़ना है। एम आई राइट हो रहा हूँ, एसी चाहे हो चाहे ना हो, मच्छर खा रहे हो चाहे नहीं खा रहे हो, क्या करें, अच्छी सुविधा मिल जाए तो बढ़िया बात है, तो पढ़ना तो है। ग्राउंड रियलिटीज इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं रखती, पर ठीक है फिर भी देखो, ये M3 की बात करता है। M3 मतलब मैन, मेथड और मटेरियल। मैन मतलब टीचर और लर्नर, मेथड का तरीका, पढ़ाने का तरीका क्या होगा टीचर का, और मटेरियल टेक्स्ट बुक्स, किताबें, सिलेबस, करिकुलर। इतना काफी है दोस्तों आज के लिए, कल इसको आगे बढ़ाएंगे और